काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। नेशनल पार्क में पीएम ने किया है सफारी। नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने हाथी की सवारी भी की है और बाकायदा जीप सफारी भी की है। ये तस्वीरें आज सुबह सुबह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल शाम को वो असम पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में वो रुके और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे, जो कि फेमस है एक सींग वाले राइनोस के लिए। और वहां पर पहले उन्होंने जीप सफारी की और उसके बाद हाथी पर बैठे नजर आए, हाथी की सवारी करते नजर आए और काजीरंगा नेशनल पार्क में वो जायजा लेते नजर आए, लुत्फ उठाते हुए नजर आए। बोलो ये और तस्वीरें इस वक्त काजीरंगा नेशनल पार्क की आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथी पर सवार होकर काजीरंगा नेशनल पार्क के दौरे पर निकले हैं। सुबह सुबह की तस्वीरें, असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पर हाथी की सवारी की। जंगल सफारी पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर सुबह सुबह प्रधानमंत्री हाथी की सवारी पर निकले और इसके साथ साथ जीप सफारी का भी लुत्फ प्रधानमंत्री ने उठाया और काजीरंगा नेशनल पार्क का भ्रमण किया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसका भ्रमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री जो कि असम के दौरे पर है और दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर ना सिर्फ जीप सफारी की प्रधानमंत्री ने, बल्कि साथ ही साथ हाथी सवारी का भी जो लुत्फ है वो उठाया गया। ये 2 तस्वीरें बेहद खास, लेकिन सबसे बड़ी अगर इसके सियासी मायने की भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो लगातार रोजाना किसी ना किसी राज्य के दौरे पर है, अभी प्रधानमंत्री असम में मौजूद है और लगातार जो टारगेट है वो बीजेपी का, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि इस बार बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 पार, और उसी मिशन पर प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री का असम दौरा, ये 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए, अलग अलग तारीखें। बांदीपुर, अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए, कर्नाटक का जब दौरा किया था उस वक्त की तस्वीरें। कुरू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सितंबर 2022 की तस्वीर है। और इसके साथ साथ सरदार पटेल नेशनल पार्क की बात की जाए अक्टूबर 2020 की यह तस्वीर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का दौरा किया जुलाई 2019 में, और नंदन वन उद्यान। तो आप देखिए प्रधानमंत्री का जो वन्य जीवों के प्रति प्रेम है, जो लगातार उनकी तरफ से ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाई जाती है, प्रकृति को लेकर वो साफ तौर पर नजर आती है। तो पीएम का प्रकृति प्रेम इन तस्वीरों से साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी क्रम में आज असम के काजीरंगा पार्क की ये तस्वीरें निकल कर आई हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट दौरे से जुड़ी हुई एक और बेहद अहम खबर की। यह खबर हमारे पड़ोस में रहने वाले दुश्मन चीन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल देश को समर्पित करने वाले हैं, जिसमें चीन पर भारत को सामरिक बढ़त देगी। साथ ही ऑल वेदर होने की वजह से साल के 12 महीने इस रूट पर सफर संभव भी हो सकेगा। और बड़ी खबर, पीएम आज सेला टनल का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। बीआरओ ने एक महत्वपूर्ण रणनीति के तहत इस टनल को तैयार किया है, जिसे देश को समर्पित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईटानगर से तवांग पहुंचना अब बेहद आसान हो जाएगा। सेना चीन बॉर्डर तक बहुत तेजी के साथ पहुंच सकेगी। लगभग 850 करोड़ की लागत से यह सेला टनल बनाया गया और दुनिया की सबसे ऊंची टनल में इसका नाम शुमार हो गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल है, सेला सुरंग, और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना तय है। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि सेना टनल की आखिर खासियत क्या है।
दुनिया में सबसे लंबी ट्विन टनल है ये, और इसकी ऊंचाई आप जरा देखिए, समुद्र की ऊंचाई से यानी कि सी लेवल से 13,000 फुट ऊंचाई पर ये मौजूद है, यानी कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची टनल है। कुल 2 टनल है यहां पर, एक की जो लंबाई है वो है 1003 मीटर और दूसरी टनल की लंबाई है 1555 मीटर। रोजाना आप देखिए किस तरह से इसका फायदा होगा। 50,000 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर सफर करेंगे। कुल मिलाकर जो लागत आई है वो 825 करोड़ की है, और बड़ी बात यह है ऑल वेदर टनल है ये विपिन, हर मौसम में कामयाब है यहां पर। क्या बिल्कुल करुणा, और चीन सीमा तक पहुंचने में जो आसानी होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तवांग तक पहुंचना बहुत सरल हो जाएगा इस टनल के बनने के बाद से। सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बेहद अत्याधुनिक तरीके से इस टनल को बनाया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस परियोजना की नींव रखी थी और 2024 में इसे देश को समर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सेला टनल से चीन टेंशन में है, इसकी वजह समझाने की आपको हम कोशिश करते हैं। दरअसल चीन बॉर्डर तक आर्मी की मूवमेंट में इसके बाद से तेजी आएगी। तेजपुर आर्मी हेडक्वार्टर से तवांग की दूरी 1 घंटा अब घट गई है और चीन की हिमाकतों पर कड़ी निगरानी अतिक्रमण की साजिशों का माकूल जवाब भी देगा, और खासकर विस्तारवादी चीन पर यह सामरिक बढ़त के तौर पर करुणा देखा जा रहा है इसको। बिल्कुल विपिन, और यहां पर देखिए ऑल वेदर, जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, ऑल वेदर टनल होने की वजह से सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगी, और चीन जो लगातार उस तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, सामरिक ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चालबाजियां करता हुआ नजर आ रहा है। सेला टनल एक बड़ा जवाब होगी चीन की लगातार दुस्साहसों का भी। और एक और आपको बड़ी बात बता दे, एलएसी पर चीन कैसे घिर रहा है यह खबर आप समझिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अब अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में सड़कों का बहुत तेजी के साथ निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 73 की संख्या में सड़कें बना दी गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 804 किलोमीटर है, और लागत कितनी है 1937 करोड़ की। 2018 से लेकर 2023 यानी कि 5 साल के अंतराल की बात की जाए तो अभी तक बीआरओ ने कुल मिलाकर 11,000 किलोमीटर सड़क को बना दिया है। और भारत सरकार की तरफ से यह जो जानकारी है वो आधिकारिक तौर पर रखी गई है, यानी कि चीन के हर एक हिमाकत का जवाब देने के लिए पुख्ता तौर पर विपिन तैयारी है। तो देखिए, बिग बॉस OTT 2 के विनर और पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। एल्विश यादव की गुंडागर्दी का वीडियो पूरे देश में इस वक्त वायरल हो रहा है, और गुरुग्राम में एल्विश यादव के खिलाफ इसी वीडियो को लेकर बाकायदा FIR भी दर्ज की गई है। एल्विश पर यूट्यूबर मैक्सटन से मारपीट करने का आरोप है, और देखिए कैसे मैक्सटन के साथ एल्विश यादव और उसके साथी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, यूट्यूबर मैक्सटन ने एल्विश यादव को किसी मसले पर मिलने के लिए बुलाया था, बाकायदा उसकी तरफ से हाथ भी बढ़ाया जाता है, लेकिन एल्विश यादव पहुंचते ही घूंसों से बारिश कर देता है और अकेले यूट्यूबर मैक्सटन पर हमला बोल देता है। तो ये तस्वीर आपने देखी एल्विश यादव की गुंडागर्दी की। तो हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है। एल्विश के विवादों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल आप देखिए एल्विश के थप्पड़ कांड की 2 तस्वीरें। पहला वीडियो गुरुग्राम का है और ताजा विवाद जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी पिटाई को लेकर है। दूसरा वीडियो करीब 1 महीने पहले का है और ये लोकेशन थी जयपुर, जब एक कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त एल्विश का रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़के के साथ विवाद हो जाता है। एल्विश ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया, तो लगातार यूट्यूबर एल्विश का विवादों के साथ नाता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ताजा मामला गुरुग्राम का। इधर एल्विश की पिटाई से घायल युवक सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन ने युवक ने एल्विश यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी का, जो कि सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन के घर से लाइव है। शालिनी, मैक्सटन से क्या आपकी बात हुई, क्या वजह थी, क्यों मिलने पहुंचा था एल्विश यादव, और किस बात पर यह हमलावर हो गया, कुछ बता पाए वो?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो सागर हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी है एल्विश ने, इसलिए वो बहुत उनको डर है और कहीं किसी भी वक्त वो हमला कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसी जगह पर किसी को भी एड्रेस नहीं दे रहे, किसी से मिल भी नहीं रहे इस दौरान। उनका कहना है कि मुझे किसी भी वक्त आकर एल्विश यादव उन पर हमला कर सकता है। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं सागर ठाकुर की तरफ से। उनका ये कहना है कि मैं फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसी कोशिश में हूं कि किसी से भी मिलूं ना आता, कहीं कोई भी आ सकता है एल्विश की तरफ से हमला करने के लिए उन पर। तो वो बहुत इस दौरान जो है वो सबसे दूर हैं, इवन कि अपने परिवार के साथ भी नहीं रह रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं बिल्कुल भी। इतना डर गए हैं सागर, क्योंकि जिस तरह का हमला उनके ऊपर हुआ, उनका कहना है कि आगे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है शालिनी, आप नजर बनाकर रखिए और कोशिश करिए कि एक बार मैक्सवेल से बातचीत हो पाए ताकि समझ में आए कि आखिरकार एल्विश ने उन पर हमला क्यों किया। बातचीत करने की कोशिश करिए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बिल्कुल, और यह भी देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है मामले पर। इस बीच एल्विश यादव के साथ एक बड़ा विवाद सांपों को लेकर भी जुड़ा हुआ है। एल्विश पर जिंदा सांपों के साथ वीडियो को शूट करने का आरोप है। काफी गरमाया था मामला, काफी विवादों में इसके बाद एल्विश यादव जो यूट्यूबर है वो घिर गया। रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल करने का एल्विश यादव पर आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक पार्टी में स्नेक वेनम यानी कि जो जहर है सांप का और दूसरे ड्रग्स का सेवन किया गया। एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स ने बकायदा इस मामले को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। और देखिए एल्विश का यह बेहद सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है। देखिए इसमें कैसे एल्विश किस तरह से जिंदा सांपों के साथ अपना वीडियो शूट कराता हुआ नजर आ रहा है। एल्विश पर आरोप लगे हैं कि वो रेव पार्टी भी करता था। सवाल यह कि क्या साल 2025 से 2030 के बीच भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? क्या दो महाशक्तियों के बीच टक्कर हो सकती है? भारत चीन को लेकर ब्रिटेन के थिंक टैंक ने क्या भविष्यवाणी की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है? क्या 62 साल बाद भारत और चीन में दूसरा युद्ध छिड़ सकता है? ऐसी भविष्यवाणी ब्रिटेन रक्षा थिंक टैंक ने की है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन में दूसरी बार जंग हो सकती है। 62 साल बाद दोबारा युद्ध छिड़ सकता है। हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन की सेनाएं दूसरी बार आमने सामने होंगी। भारत चीन में ये दूसरा युद्ध सुदूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में लड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स में ऐसा होने का 100% अंदेशा है। इस रिपोर्ट्स के बाद हिमाचल क्षेत्र में युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी ने दुनिया को डरा दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में कभी भी भारत और चीन के बीच दूसरा युद्ध हो सकता है। इस आशंका के बाद भारत चीन तनाव को लेकर पूरी दुनिया का तनाव बढ़ गया है। विस्तारवादी चीन अगर अपनी चालबाजियों में जुटा रहा तो ये संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, ऐसी आशंका थिंक टैंक ने जताई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच अब अगर कोई मुलाकात हुआ, संख्या बल से नहीं बल्कि सैनिकों की कुशलता और जाबाजी से निकलेगा। इधर कब्जाधारी चीन से भारत चौकन्ना है। सीमा पर भारत ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से चीन काफी बौखला गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत अब महाशक्ति है, परमाणु संपन्न देश है। कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। भारत के पास युद्ध में माहिर विशाल सेना और हथियारों की ताकत है। चालबाज चीन से लोहा लेने के लिए भारत ने बड़ी रक्षा तैयारी की है। एक दिन पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के निर्माण की मंजूरी दी। ये फाइटर जेट्स अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। भारत की तैयारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति भी बनाई गई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात करीब 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर भेजा है। सूत्रों की माने तो ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात हैं। सीमा भारत 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीन सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि 10,000 जवानों की नई तैनाती से साफ है कि भारत की प्रैक्टिस शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है और तनाव कम करने वाला कदम नहीं दिखता है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया है। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास
आतंकवादियों से लड़ने के लिए विध्वंसक एक्सरसाइज की गई है। राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय सेना के जवान विध्वंसक वॉर ड्रिल कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी से भारत और जापान की सेनाएं पसीना बहा रही हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास में बीकानेर की धरती पर एक बार फिर से टैंकों और आधुनिक मिसाइल के गूंज सुनाई दी और दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त रूप से तकनीक और इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए दुश्मन के नापाक इरादों को निस्ते नाबूद किया। साथ मिलके उनके देश में जो फॉलो होता है और हमारे देश में जितनी भी मेडिकल की चीज़ें होती हैं, हमने उनका म्यूचुअली आदान प्रदान किया और मेरे लिए बहुत ही अलग और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसमें ट्रूप के साथ बहुत ही 1-to-1 इंटरेक्शन रहा और काफ़ी रिसेप्टिव ट्रूप्स रहे, हमारे भी उनके भी। एंड मैं आशा करती हूँ कि इन लोगों ने हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जापानी और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच मजबूत बंधन और सहयोग के लिए लगातार इस तरह के युद्धाभ्यास होते रहते हैं। इस वॉर ड्रिल से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। इधर संदेश खाली का आरोपी शेख शाहजहां से सीबीआई की पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी शाहजहां के गुनाहों से पर्दा उठाने में लगी है और इन सब के बीच उसके 2 वीआईपी गाड़ी नंबर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई उससे सभी मामलों में पूछताछ कर रही है। ईडी अधिकारियों की मारपीट मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ईडी सूत्रों की माने तो अब वो इस केस की जांच से संतुष्ट है। अब बहुत जल्द ही पीडीएस स्कैम और शेख शाहजहां के लैंड स्कैम मामले का खुलासा होगा। इस तरह सीबीआई शेख शाहजहां की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल रही है। वहीं ईडी इस पूरे मामले में फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच कर रही है। यानी सीबीआई और ईडी शाहजहां के हर गुनाहों से पर्दा उठाने में लगी। शेख शाहजहां को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कारों के शौकीन शाहजहां के 2 वीवीआईपी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां लापता हैं, जिन गाड़ियों से शाहजहां बड़े नेताओं जैसे रुतबा दिखाता था। अब जांच एजेंसियों को गाड़ियों के नंबर का पता चल चुका है। जांच एजेंसियां WB06L6555 और WB26BG7901 नंबर वाली गाड़ियों को ढूंढने में लगी। शेख शाहजहां की गाड़ियों का नंबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की गाड़ियों से मिलता जुलता है। इसी का फायदा उठाकर शाहजहां शेख लोगों को धौंस जमाता था, अपने आप को संदेश खाली का बादशाह समझता था। वह दिल्ली के इंद्रलोक में हुए बवाल के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में एक वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जब मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार को सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे, तो उस समय आरोपी पुलिसकर्मी ने लोगों से बदसलूकी की थी। आरोपी पुलिसकर्मी की अभद्रता वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के विरोध में लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया था। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही एहतियातन इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहाँ पे सीआरपीएफ, आरएएफ और लोकल पुलिस के काफ़ी फोर्स तैनात है और सिचुएशन अभी नॉर्मल है। तो सर, जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी पे आरोप लगाया था उसको सस्पेंड कर दिया गया? हाँ जी, सस्पेंड कर दिया गया। इन लोगों की आप क्या मांग है? अभी कोई मांग नहीं है, लोग जा चुके हैं, मैक्सिमम लोग जा चुके हैं। अब घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। और चलिए अब बात दिल्ली में हो रही एक कुख्यात गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी की। जेल में बंद काला जठेड़ी 12 मार्च को अनुराधा चौधरी से शादी के बंधन में बंधने जा रहा है। खबर आप देखिए। ये वही विवाह घर सज रहा है जहां कुख्यात गैंगस्टर काला जठेली शादी करने वाला है। दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेली को शादी करने के लिए पुलिस हिरासत में पैरोल दे दी है। उस बैंक्वेट में मैं इस वक्त मौजूद हूं। द्वारका का ये संतोष बैंक्वेट है जहां पर 12 मार्च को काला जठेड़ी की शादी होने वाली है लेडी डॉन अनुराधा से, और उसके लिए उसे कस्टडी पैरोल मिली है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और उसके बाद अगले दिन 13 मार्च को उसे कस्टडी पैरोल मिली है फिर से गृह प्रवेश करने के लिए। अब काला जठेली की दुल्हन और राजस्थान के रिवॉल्वर रानी उर्फ मैडम मिस को भी जान लीजिए। अपराध की दुनिया में इनका काफी जाना माना नाम है। अनुराधा की कहानी पूरी फिल्मी है। ये एमबीए की स्टूडेंट रही हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं।
अपने पहले पति को छोड़कर राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की करीबी रहीं और अब कल काला जठेड़ी की दुल्हन बनने जा रही हैं। शादी का जश्न और शानदार होता, लेकिन काला जठेड़ी के चाचा की मौत के चलते आयोजन सीमित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर एनडीए का महामंथन जारी है। दिल्ली में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के बीच बैठक हुई। अमित शाह के आवास पर एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के अलावा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना के 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजित पवार की पार्टी को 3 से 4 सीट मिलने की संभावना है। हालांकि वो कुछ और सीट बढ़वाने की जुगत में लगे हुए हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के खाते में 31 से 32 सीटें आने की संभावना है। एनडीए की बैठक में बीजेपी और शिवसेना के बीच कुछ लोकसभा सीटों में बदलाव पर चर्चा की गई। दोनों दलों के बीच 3 से 4 सीटों के अदला बदली की संभावना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटों में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। बीजेपी मुंबई में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि ठाणे कल्याण की सीटों पर शिवसेना के चुनाव लड़ने पर जोर रहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में महाराष्ट्र की हर सीट पर बात हुई। जिताऊ उम्मीदवारों और कम पोजीशन के आधार पर टिकट देने पर जोर दिया गया। और देखिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पचौरी समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल, यानी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी को हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बड़े चेहरों ने, बड़े नेताओं ने साथ छोड़ा है, ये एक और उसी क्रम में नाम सुरेश पचौरी का। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी कद्दावर नेता, और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं अपने समर्थकों के साथ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दौरे पर है प्रधानमंत्री और काजीरंगा नेशनल पार्क की ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री जो कि जीप सफारी का आनंद उठा रहे हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क के भ्रमण पर निकले हुए। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब हाथी की सवारी कर रहे थे प्रधानमंत्री। देखिए सुबह सुबह किस तरह से प्रधानमंत्री निकले, एक एक तस्वीर बेहद ही रोमांचकारी है। असम दौरे का दूसरा दिन है और बेहद खास। और आप देखिए दोनों लिहाज से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जब भी दौरे पर जाते, इससे पहले हमने देखा गुजरात के दौरे पर थे, तो सियासी मायने के साथ साथ किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना, यह भी प्रधानमंत्री बेहतर तरीके से जानते हैं। और आज यह तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी जा चुके हैं, जब हमने देखा है कि असम के दौरे पर किस तरह से वहां पर नेशनल पार्क का रुख किया था, और एक बार फिर से काजीरंगा नेशनल पार्क का रुख किया गया है। असम को 17,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री के इस दौरे से मिलेगी। और इस वक्त यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें बेहद ही खास, और जाहिर सी बात है कि असम में पर्यटन के लिहाज से भी यह बहुत ही अहम तस्वीर है जो कि निकलकर सामने आई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री जो पहुंचे असम के दौरे पर, और इसके बाद आज सुबह ही प्रधानमंत्री निकल लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के भ्रमण पर। यह तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जीप सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हाथी पर भी प्रधानमंत्री, ये देखिए हाथी पर जब प्रधानमंत्री ने सवारी की थी वो तस्वीर भी, और वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है, जवान है जो कि लगातार काजीरंगा नेशनल पार्क की सुरक्षा में तैनात है, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। और ये देखिए एक और तस्वीर आपके सामने जब खुद प्रधानमंत्री हाथ में कैमरा थामे हुए नजर आ रहे हैं और वो काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और हर एक जानकारी ये साफ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से कि वो कितनी रुचि ले रहे हैं इस दौरे को लेकर, काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर, और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हर एक जो जानकारी है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं।
और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए विपिन, इसी का हम जिक्र कर रहे थे। जो यहां पर सुरक्षाकर्मी उनके साथ बात करते हैं, देखिए हाथ में कैमरा थामे है प्रधानमंत्री और फोटो कैप्चर करते हुए, हाथी की सवारी करते हुए। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, और यहां पर आप देखिए जीप सफारी का आनंद लेते हुए, और देखिए किसी तरफ इंडिकेट कर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री खुद कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुचि ले रहे हैं जंगल सफारी को लेकर और वहां पर जो वन्यजीव उनको देखकर। विपिन जी बिल्कुल, करुणा, और प्रधानमंत्री का जो प्रकृति प्रेम है वो बिल्कुल छिपा नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में लगातार ऐसे मौके आए हैं जब देश के अलग अलग इस तरह के पार्क्स का उन्होंने दौरा किया है, और देखिए जब वो जाते हैं तो उनका जो कैमरे को लेकर प्रेम है, फोटोग्राफी को लेकर प्रेम नजर आता है, लोकल वाइल्ड लाइफ को लेकर प्रेम नजर आता है, प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं। अपने असम दौरे के दौरान दूसरे दिन सुबह सुबह वो काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं, सुबह जीप की सफारी करते हैं, उसके बाद असम के हाथी बहुत प्रसिद्ध है, उन महावतों से मिलते हैं, और साथ साथ कैसे उस जंगल में उस सफारी का आनंद लिया जाए, कैसे लोकल डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाए, और फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखिए फोटोग्राफी के भी कितने शौकीन है। साथ साथ महिला सुरक्षा कर्मी जो उस काजीरंगा नेशनल पार्क की सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं, उनसे भी मुलाकात करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यहां पर आप देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से विपिन ने बताया कि असम के जो हाथी है बेहद ही खास, और उन हाथी और उनके महावत से बात करते हुए हाथियों को देखते, और यहां पर आप देखिए किस तरह से जीप पर बैठे हाथ में कैमरा थामे हुए हैं प्रधानमंत्री, पूरी तरह से कैसे लुत्फ उठा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों से बात करो। और बेहद खास इसलिए दौरा हो जाता है क्योंकि विपिन, इससे पहले हमने देखा लक्षद्वीप का जब दौरा किया, इसके अलावा गुजरात का दौरा किया, तो वो समुद्र में डुबकी लगाकर द्वारका को देखकर आए, प्रणाम करके उसको नजर, और इससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलता है। कल भी हमने देखा जब नेशनल क्रिएटर अवार्ड में भी उन्होंने पर्यटन का जिक्र किया था, और ये तस्वीरें उसी लिहाज से बेहद खास। बिल्कुल करुणा, और देखिए जब जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर जाते हैं, चाहे शिलान्यास करने जा रहे हो या फिर लोकार्पण करने जा रहे हो, लोकल डेस्टिनेशन को प्रमोट कैसे किया जाए उसका जीता जाता उदाहरण ये दौरा है। असम दौरे पर कल शाम को वो पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह सुबह सफारी पर निकल गए, और जब ये तस्वीरें पूरी दुनिया में जाती हैं तो लोकल डेस्टिनेशन को और इस तरह के पार्क को प्रमोशन भी मिलता है। और प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान देखिए कैसे हाथ में दूरबीन थामे पूरे जंगल का सफारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, फोटोग्राफी की, महावतों से मिले, सुरक्षा कर्मियों से मिले। और सिर्फ ये दौरा घूमने के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लिहाज से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकार्पण और शिलान्यास, लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असम दौरे के दौरान करना है। ताबड़तोड़ दौरे, ना सिर्फ असम, अरुणाचल और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जो एमवीए की आज होने वाली बैठक टल गई है। सोमवार तक के लिए एमवीए की बैठक को टाला गया है। प्रकाश आंबेडकर की मांग पर शिवसेना और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है।